हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लक्ष्य सीएससी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीक की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के मैंने शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए थे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लक्ष्य सीएससी नाम है उस चैनल का। तो आशा करता हूँ कि ये सेकंड वीडियो भी आपको पसंद आएगा। पिछली बार हमने 25 टॉपिक को कवर किया था, इस बार 30 के आसपास टॉपिक होंगे और उनके एकदम शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स जो होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो ये जो वीक होने वाला है वो होगा 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक के बीच वाला वीक होगा, और ये हिंदी मीडियम के लिए होगा और ये शॉर्ट नोट्स के रूप में होगा। इसमें आपको डिटेल में नहीं मिलेगा। अगर आपको डिटेल में कुछ भी जानना है तो उस टॉपिक के बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वाले के शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए हैं लक्ष्य सीएससी चैनल पर। आप टेलीग्राम पे सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पहला जो टॉपिक होगा वो है पायरिन उपचार के लिए कवक। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि इस न्यूज़ के अंदर आई है, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि टर्मिनोलॉजी के ऊपर। CSIR के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के विषाक्त, अनिर्देशित यानी कि आसानी से जो नियंत्रित नहीं होते हैं, और कार्सिनोजेनिक पायरिन या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि PAH को हटाने में सक्षम एक कवक की पहचान की है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन के लिए गैस क्रोमेटोग्राफिक मास स्पेक्ट्रोमीटर और सीरोटोम विश्लेषण का इस्तेमाल किया है। एक सफ़ेद दुर्गंध युक्त कवक ट्रमेटोमैक्सिमा IIPCL32 की पहचान की गई, जिसमें पायरिन के माइक्रोबियल क्षरण का कारण बनने की क्षमता है। कवक माइक्रोबियल क्षरण का कार्य करता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। कवक टी मैक्सिमा विशेष रूप से पायरिन के उपचार में मददगार साबित हो सकता है। इस पूरी न्यूज़ में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है एकदम, वो है आपके लिए टी मैक्सिमा शब्द। ये क्या चीज़ है? कवक है, इतना ध्यान रखना है। और किसके लिए? पायरिन के उपचार के लिए। या फिर ये जो शब्द टर्मिनोलॉजी आ रही है ट्रामेटा मैक्सिमा IIPLC32 की पहचान, ये क्या होता है? केवल यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना को बदलने का प्रयास करता है। यह वर्तमान बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए CCI को अनुमति देने का प्रावधान करता है। इसमें दो ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तीसरी जो ये शॉर्ट नोट्स की तरह होगा, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में कुछ भी नहीं लिखा है कि CCI क्या होता है वगैरह। जो अभी जो ये जो विधेयक आया है, केवल इसके बारे में दो बातें बताई मैंने, जो कि MCQ फॉर्म में पूछी जा सकती है। पहला तो ये कि CCI की ये जो विधेयक है वो CCI की जो संरचना है उसको बदलने का प्रयास करता है। दूसरा जो है, वर्तमान बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए CCI को अनुमति देने का प्रावधान इस विधेयक के अंदर है। बढ़े चलो अभियान, ये जो संस्कृति मंत्रालय है उसने शुरू किया है अभी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने भारत के अधिक से अधिक युवाओं को जुड़ने और उनके अंदर देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करने के उद्देश्य से बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की है। एकमात्र वर्ड जो ध्यान रखना है वो है संस्कृति मंत्रालय। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया। 4th नंबर की जो न्यूज़ है वो मतलब पूरी तरीके से मेंस के लिए है। ये मेंस के लिए बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए जो उपाय है क्या क्या किए जा सकते हैं। फर्स्ट है, इसमें जो कृषि में संलग्न श्रमिकों को स्किल डेवलपमेंट कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तीसरा है, जो विशेष पैकेज दिया जाए रोजगार सृजित करने के लिए। तीसरा है, औद्योगिक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने क्या क्या पहल की है, कुछ पहल लिखी है मैंने, जो कि हम याद कर सकते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 150 शब्द लिखने होंगे अगर 10 नंबर का आता है तो। और इसमें सिर्फ क्वेश्चन ये तो आएगा ही नहीं कि बेरोजगारी क्या, मतलब क्वेश्चन होगा तो बड़ा क्वेश्चन होगा, बेरोजगारी क्या होती है वगैरह वगैरह। तो हमने इसके दो एस्पेक्ट को कवर किया है। फर्स्ट जो है वो जो उसके उपाय है बेरोजगारी के, और सेकंड है सरकार ने क्या क्या पहल की। उसके अंदर एक पहली पहल आती है स्माइल की, दूसरी आती है PM दक्ष योजना, तीसरी मनरेगा, चौथा प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना और अगली है स्टार्टअप इंडिया योजना। ये जो 5 आपको बताई गई है,
इनमें से कुछ याद करने की कोशिश करना आप और अपने आंसर राइटिंग में इसको आगे लाना। नेक्स्ट टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण और भारत में इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति। ये भी मेंस के लिए है, खाद्य प्रसंस्करण। ये जो टॉपिक है वो आपके जीएस ये थर्ड के अंदर इकोनॉमी के अंदर पूछा जा सकता है, फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, पूरा मेंस के लिए है ये, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण एक प्रकार का विनिर्माण है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कच्चे माल को मध्यवर्ती खाद्य पदार्थों या खाद्य वस्तुओं में संसाधित किया जाता है। ये डेफिनेशन हो गई है। अगर खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें आप डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जल्द ही खराब होने वाले और अखाद्य खाद्य संसाधनों को विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके अधिक उपयोगी, लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकने वाले भोजन या पेय पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। यह तैयार उत्पाद की भंडारण क्षमता, सुवाद्यता, स्वाद और सुविधा में सुधार करता है। खाद्य प्रसंस्करण, इसका महत्व क्या हो सकता है? भारतीय पैमाना क्षेत्र के मामले में 5वें स्थान पर है। खाद्य क्षेत्र के पैमाने के मामले में 5वें स्थान पर है, जो जीडीपी का लगभग 6%, जो एक्सपोर्ट है उसका 13% और देश में समग्र औद्योगिक निवेश का 6% योगदान देता है भारतीय खाद्य क्षेत्र। वर्तमान स्थिति, चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जियों का उत्पादक है, फिर भी केवल 2% फसल ही संसाधित यानी कि प्रोसेसिंग हो पाती है उनकी। एक महत्वपूर्ण विनिर्माण आधार के बावजूद भारत की प्रसंस्करण क्षमता अत्यंत कम, 10% से भी कम है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, PSL मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको कभी न कभी आपने पढ़ा ही होगा। 1 2 3, ठीक है। तो सरकार ने क्या क्या काम कर रखे हैं, ये PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि हर प्रत्येक क्षेत्र के लिए सरकार ने कुछ विशेष पैकेज की घोषणा की, इसमें 2 लाइन लिखोगे। फिर उसके बाद जो ऑटोमेटिक रूट है उसके अंदर 100% FDI की अनुमति, और तीसरा है MFP यानी कि मेगा फूड पार्क की स्थापना की है भारत के बहुत सारे राज्यों में, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इंट्रो निष्कर्ष में डाल के आप क्वेश्चन समाप्त कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड जो 3-4 एस्पेक्ट थे वो मैंने इसमें बता दिए। ये प्री के लिए है CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च। CSIR भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन है। CSIR का वित्त पोषण साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा यह सोसाइटी पंजीकरण नियमन 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी जो संगठनात्मक संरचना, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे इसमें जो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी, इसमें बहुत सारा संगठनात्मक संरचना थी, ऊपर क्या है नीचे क्या है, XYZ पूरा बहुत सारा बना हुआ था। लेकिन जो मुझे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ लगी वो एक तो है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष जो होते हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें नीचे भी बहुत सारी चीज़ें थी, डायरेक्टर वगैरह, तो इतना ध्यान रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 2 तो ध्यान रखना है कम से कम, पदेन अध्यक्ष और पदेन उपाध्यक्ष। CSIR कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है समुद्री तापी ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र। समुद्री तापी ऊर्जा रूपांतरण समुद्र की सतह के जल के गहरे समुद्र के जल के बीच विद्यमान तापांतरण का उपयोग कर, ये वैसे GS1 में भी आ सकता है आपके, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। समुद्री तापी ऊर्जा रूपांतरण समुद्र की सतह के जल और गहरे समुद्र के जल के बीच विद्यमान तापांतरण का उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन करने की एक प्रक्रिया है। महासागर विशाल ऊष्मा भंडार है क्योंकि पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग कवर करते हैं। ये इंट्रो हो गया था एक्चुअली में, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ छोटा सा MCQ बनता है या फिर मेंस में आता है तो सिर्फ इंट्रो ही दिया है इसमें। इस टॉपिक के बारे में और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो अच्छा होगा। नेक्स्ट, विद्युत संशोधन विधेयक 2022।
विद्युत संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य कई अभिकर्ताओं को बिजली आपूर्तिकर्ताओं के वितरण नेटवर्क तक खुली पहुंच प्रदान करना और उपभोक्ताओं को किसी भी सेवा प्रदाता को चुनने की अनुमति देना है। तो मेन इंपॉर्टेंट लाइन वो यही है, उपभोक्ताओं को किसी भी सेवा प्रदाता को चुनने की अनुमति देना है। अभी जैसा कि होता है कि आपको बिजली जो है, जो आपके क्षेत्र में जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्पेंसर जो होता है ना, डिस्कॉम, हाँ सॉरी, डिस्कॉम जो होता है वही प्रोवाइड करता है। आप उसको ले नहीं सकते 3-4 जगह से। अब ऐसा हो जाएगा कि रिलायंस भी आपको बिजली देगा, जो भी आपके विद्युत निगम इंद्रप्रस्थ होता है, कुछ भी आपको बिजली के लिए आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आप किससे ले सकते हैं। ये किस में आया है? विद्युत संशोधन विधेयक 2022 के। SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-2 और विद्यार्थियों द्वारा निर्मित उपग्रह आज़ादी सेट को लेकर लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV की पहली उड़ान शुरू की थी। हालांकि यह मिशन उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने में विफल रहा और उपग्रह जो कि पहले से ही प्रक्षेपण यान से अलग हो चुके थे, उनके मध्य संपर्क टूट गया। ये जो है फेल हो चुका है SSLV। उनके मध्य संपर्क जो है वो छूट गया है या फिर टूट गया है। SSLV के अंदर ना 3 चरण का एक प्रक्षेपण यान ही है। इसके अंदर ना सॉलिड फ्यूल का प्रयोग होता है 3 में, और एक के अंदर लिक्विड का प्रयोग होता है। वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल के साथ टर्मिनल चरण के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। यानी कि एक बार फिर से देखिए, SSLV एक 3 चरण का प्रक्षेपण यान है जिसे 3 ठोस प्रणोदन और 1 तरल प्रणोदन आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल के साथ टर्मिनल चरण के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, निम्न लागत, कम टर्न अराउंड समय, अनेक उपग्रहों को समायोजित करने में सक्षम, लॉन्च मांग व्यवहार्यता और न्यूनतम लॉन्च बुनियादी ढांचे की उपलब्धता। नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जन मेंस का है। थोड़ा सा इंट्रो दिया है इसमें। ये आपके हो सकता है GS 3 में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य विद्युत और चुंबकीय बल के क्षेत्रों का एक संयोजन है। विद्युत क्षेत्र वोल्टेज में अंतर से निर्मित होते हैं। वोल्टेज जितना अधिक होगा, परिणामी क्षेत्र उतना ही मजबूत होगा। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं। जितना अधिक विद्युत धारा होगी, उतनी ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होगा। EMF के प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हमारे पर्यावरण में हर जगह मौजूद है, लेकिन मानव आंखों के लिए अदृश्य है। वातावरण में विद्युत आवेशों के गरज चमक से स्थानीय रूप में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ये वैसे तो मेंस के लिए है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना टॉपिक अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना जो मैंने लिखा है उससे तो कम ही आना चाहिए। मैंने सिर्फ डेफिनेशन याद करने के लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ताकि अगर मेंस में कोई क्वेश्चन बनता भी है तो मैं थोड़ा सा याद करके उसको लिख सकूँ। ये एक छोटी सी न्यूज़ है। NRC जो है मणिपुर ने लागू कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम, NRC के बारे में ही। NRC की डेफिनेशन लिखी हुई है वैसे। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC प्रत्येक गांव के संबंध में तैयार किया गया एक रजिस्टर होता है, जिसमें घरों या जोतों को क्रमानुसार दिखाया जाता है और इसमें प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का नाम का विवरण शामिल होता है। यह रजिस्टर पहली बार भारत की वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था और हाल ही में इसे अपडेट किया गया है। इसे अभी तक केवल असम में ही अपडेट किया गया है और सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपडेट करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों को वैध निवासियों से अलग करना है
इसकी नोडल एजेंसी है महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार के लिए नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट टॉपिक, संसदीय विशेषाधिकार। परिचय। संसदीय विशेषाधिकार का आशय संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियों और छूट प्रदान करने से है। इन विशेषाधिकारों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 में परिभाषित किया गया है। इन विशेषाधिकारों के तहत संसद सदस्यों को उनके कर्तव्यों के दौरान दिए गए किसी भी बयान या कार्य के लिए किसी भी नागरिक दायित्व, लेकिन आपराधिक दायित्व नहीं, से छूट प्रदान की गई है। विशेष अधिकारों का दावा तभी किया जाता है जब व्यक्ति सदन का सदस्य हो। जब वह सदस्य नहीं रहता तो उसके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। अभी आपने नोटिस किया ही होगा कि बहुत सारे जो एमपी थे उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संसदीय विशेषाधिकार प्रतिरक्षा का परिणाम नहीं है और जो विधायक बर्बरता एवं अपराध में लिप्त हैं वे संसदीय विशेषाधिकार तथा आपराधिक अभियोजन से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। ये जो न्यूज़ है वो मैंने प्री के लिए नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ इसीलिए यहाँ पे लिखा है ताकि मैं इसको याद कर सकूं। और GS2 में अगर सर्वोच्च विशेषाधिकार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या कहा गया है उसके बारे में ये चीज़ मैं कोट कर सकूं। इसको आप याद कर लेना, GS2 में उपयोग करना। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। यह राज्य जनजाति उप योजना TSP में अतिरिक्त के रूप में विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान करके जनजातीय लोगों के विकास एवं कल्याण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों का पूरक है। जो राज्य सरकारें करते हैं उनसे रिलेटेड ही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार। यह योजना प्रमुख 8 क्षेत्रों में अंतराल को कम करने के लिए तैयार की गई। सड़क कनेक्टिविटी, दूरसंचार कनेक्टिविटी, आंगनवाड़ी केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ये जो है क्वेश्चन ये बनता है जनजातीय, अगर स्कीम से रिलेटेड बनता है तो GS2 में भी आ सकता है ये, और अगर जनजाति से बात करें तो हम भूगोल में भी आता है तो GS1 में भी आ सकता है, कहीं भी आए, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। नेक्स्ट टॉपिक, अनुसूचित जातियों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त बुनियादी सुरक्षा उपाय। ये एक अच्छी बात देखना, भारतीय संविधान में जनजाति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि अनुसूचित जनजाति शब्द को संविधान में आर्टिकल 342 के माध्यम से जोड़ा गया था। यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातियों या जनजातियों समुदायों या जनजातीय भागों के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है। जो हम प्रावधान है वो पढ़ने वाले हैं। शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 19 में अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण, 46 में DPSP, राज्यों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से SC और ST के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देना, आर्टिकल 350 विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। राजनीतिक सुरक्षा उपाय, आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, आर्टिकल 342 राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण, 243 पंचायतों में सीटों का आरक्षण। प्रशासनिक सुरक्षा, आर्टिकल 275 यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को
विशेष निधि प्रदान करने का प्रावधान करता है। जनजातीय आबादी के लिए कुछ अन्य पहलें। ट्राइफेड 1987 में अस्तित्व में आया। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन है। जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन। जनजातीय मामलों के पर्यावरण में पीवीटीजी यानी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के विकास की योजना लागू की। प्रधानमंत्री वन धन योजना संकल्प से सिद्धि, जिसे मिशन वन धन के रूप में भी जाना जाता है, केंद्र सरकार द्वारा भारत की आदिवासी आबादी के लिए एक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के उद्देश्य के अनुरूप 2021 में प्रस्तुत किया गया था। एकलव्य आवासीय मॉडल, ये ना कुछ स्कीम्स है, मैं चाहूँगा कि आप इनको याद कर लेना। पहली है ट्राइफेड के बारे में। स्कीम्स तो क्या मतलब जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्या क्या काम किए गए। ट्राइफेड, जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन, पीवीटीजी, प्रधानमंत्री वन धन योजना, और 4 नंबर है आपकी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। मौद्रिक नीति समीक्षा। मौद्रिक नीति समीक्षा आरबीआई अभी जो रेपो रेट और पॉलिसी रेपो रेट को बढ़ा दिया है आरबीआई ने। आपको जानी होगा जो रेपो रेट क्या होती है, इसमें बेसिक सा लिखा हुआ है मैंने। स्थायी जमा सुविधा क्या होती है, उसकी रेट बढ़ा दी है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आराम से इनको पढ़ लेना, ठीक है। पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें एकदम सिंपल है कि रेपो रेट वह है जिस पर केंद्रीय बैंक जो है वो किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को देता है। और सरप्लस लिक्विडिटी को अगर समाप्त करना है बैंकिंग प्रणाली की समस्या को कम करने के लिए ये उपकरण हो गया। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये देखना बैंक रेट क्या होती है। सीआरआर, एसएलआर, ये आपने बेसिक में पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट न्यूज़, भारत सरकार द्वारा आदिवासी कल्याण हेतु उठाए गए कदम। अनामय, इसका उद्देश्य भारत की जनजातीय आबादी की प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों की समाधान के लिए एक स्थायी उच्च प्रदर्शन वाले स्वास्थ्य परिवेश का निर्माण करना। 1000 स्प्रिंग्स पहल, इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण भारत के कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय लोगों के लिए सुरक्षित एवं पर्याप्त जलापूर्ति में सुधार करना। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना हमने पीछे देखी। ट्राइफेड पीछे देखा है अभी हमने। जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन, ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास, पीवीटीजी मैंने बताया था अभी। प्रधानमंत्री वन धन योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय योजना, जो आदिवासी कल्याण के लिए क्या क्या स्कीम उठाई गई। स्प्रिंग्स मूल रूप से भूजल निर्वहन के प्राकृतिक स्रोत हैं जिनका उपयोग विश्व में पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ भारत में भी बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। स्प्रिंग्स वह स्रोत बिंदु है जहां किसी एक्वाफेर जल वृत्त से जल निकलकर पृथ्वी की सतह पर बहता है। यह जलमंडल का एक घटक है। प्रायद्वीपीय रॉक अगम, ये लिस्ट कंसर्न में आता है। सबसे पहली बात प्रायद्वीपीय रॉक अगम, इसका वैज्ञानिक नाम समोफिलस डार्सालिस है। एक प्रकार की उद्यान छिपकली है जिसकी उपस्थिति दक्षिण भारत में मुख्य रूप से देखी जा सकती है। यह मुख्य रूप से भारत एशिया में पाया जाता है। भारतीय राज्य तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार छिपकली की आबादी की मेजबानी करते हैं। न्यू स्टार्ट संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट, शीत युद्ध से पूर्व प्रतिद्वंदियों के मध्य होने वाली अंतिम शेष हथियार न्यूनीकरण संधि थी जो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैनात किए जा सकने वाले परमाणु हथियारों की संख्या को 1550 तक सीमित करती है। ये 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी, जो रूस और अमेरिका के बीच में 2011 में हुई थी। न्यू स्टार्ट संधि रिलेटेड किससे है? हथियारों के न्यूनीकरण से रिलेटेड है।
ठीक है, ये ध्यान रखना है एकदम। नेक्स्ट टॉपिक, जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021। इसमें क्या क्या प्रावधान है? भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना, कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करना, विदेशी निवेश की अनुमति एफडीआई की, आयुष चिकित्सकों को छूट दी गई है। इसके अंदर कुछ कुछ बात है। ये मेंस के लिए है। जीएस अगर विधेयक के रूप में आता है तो GS2 में भी आ सकता है, और जैव विविधता का संबंध GS3 से भी है। ठीक है, दोनों में से किसी में भी आ सकता है। जो प्रमुख चुनौतियां हैं इस विधेयक से रिलेटेड वो क्या है? संरक्षण की तुलना में व्यापार को प्राथमिकता दी गई है। बायो पायरेसी का खतरा, जो कि आप जैव पायरेसी कहते हैं। जैव विविधता प्रबंधन समितियों का हाशिए पर होना, स्थायी समुदाय को दरकिनार करना। ये 4 पॉइंट लिखे हैं मैंने। अगर 150 शब्द का क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन के अलावा ये मेन बॉडी में ये कुछ 8 पॉइंट लिख सकता है। आरबीआई के सर्वेक्षण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आरबीआई द्वारा सर्वेक्षण क्या क्या किए जाते हैं? मैं केवल उनके नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें लिख बहुत सारा दिया है, लेकिन आप इतना ध्यान मत रखना प्लीज़, आपको फिर कह रहा हूँ, इतना ध्यान मत रखना। केवल आप सर्वेक्षण के नाम ध्यान रख लेना। अगर पूछा जाएगा पीटी में तो यही CCS, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, कौन जारी करता है? आरबीआई। ये कुछ ध्यान मत रखना। ये वर्तमान स्थिति सूचकांक आरबीआई, भविष्य अपेक्षा सूचकांक आरबीआई, मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण आरबीआई, ओबिकस का मतलब है ओबिकस सर्वेक्षण आरबीआई, ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्री और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, क्षमता उपयोग कैपेसिटी वाला आरबीआई निकालता है। औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण आरबीआई। ये जो सर्वेक्षण, इनके सिर्फ नाम ध्यान रखना। अब अंदर मैंने बहुत सारा लिख दिया, लेकिन इतना कोई काम का नहीं है। सेवाएं और आधारभूत संरचना आउटलुक सर्वेक्षण आरबीआई, बैंक ऋण सर्वेक्षण आरबीआई, बैंक लेंडिंग सर्वे, पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता का सर्वेक्षण आरबीआई। सिर्फ नाम ध्यान रखना, अंदर वाला सब काट देना। स्माइल 75 पहल के अंतर्गत भीख मांगने में लगे लोगों के समग्र पुनर्वास को लागू करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की गई है। एक बार फिर से देखिए, स्माइल 75 जो है, पहल के अंतर्गत भीख मांगने में लगे लोगों के समग्र पुनर्वास को लागू करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की गई है। कार्यान्वयन मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। पीटी के लिए है प्रीलिम्स प्री कार्बेक्स वैक्सीन, ये भी पीटी के लिए इम्पोर्टेंट। कॉर्बेक्स भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। 28 दिन के अंदर इसकी 2 डोज लेनी होगी। यह एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसका अर्थ है कि यह SARS-CoV-2 के एक विशिष्ट भाग यानी वायरस की सतह पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन से बनी है। कॉर्बेक्स वैक्सीन इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, अच्छे से ध्यान से याद करना इसको। कुछ डेफिनेशंस लिखी है मैंने यहाँ पे, जो कि आपके मेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं इंट्रो के रूप में या निष्कर्ष के रूप में। डिजिटल मुद्रा पता है हम सबको क्या होती है, हम जो रेगुलेट होती है। अभी हमारे फ़ोन में जो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस है, फ़ोन पे, गूगल पे, उसके अंदर जो हमने कैश तो रख नहीं रखा है तो उसको डिजिटल मुद्रा ही कहेंगे, लेकिन ये रेगुलेटेड होती है आरबीआई द्वारा। विनियमित या अनियमित मुद्रा, जो केवल अनियमित क्रिप्टोकरेंसी मुद्रा जो केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है, उसको डिजिटल मुद्रा कहते हैं। दूसरी मुद्रा के बीच में भी मैं आपको अंतर बताने जा रहा हूँ। एक आभासी मुद्रा, एक अनियमित डिजिटल मुद्रा जो उसके विकासकर्ताओं, उसके संस्थापक संगठन या उसके परिभाषित नेटवर्क प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित होती है, नियंत्रित होनी चाहिए। वर्चुअल मनी, क्रिप्टोकरेंसी, एक आभासी मुद्रा जो लेन देन को सुरक्षित और सत्यापित करने के साथ साथ नई मुद्रा इकाइयों के निर्माण को प्रबंधित एवं नियंत्रित करने के हेतु क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है आपकी, उसके ऊपर ये
चलती है। ये गूगल पे सर्च करना आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बटरफ्लाई माइन, ये जो अभी युद्ध से रिलेटेड शब्द है, ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रख लेना, क्वेश्चन में कहीं भी आ जाएगी, टेस्ट सीरीज में तो आनी तय है। बटरफ्लाई माइन, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के अपने इंटेलिजेंस असेसमेंट में डोनेस्क और क्रामाटोर्स्क में रूसी सेना द्वारा PFM-1 श्रृंखला बटरफ्लाई माइन के संभावित उपयोगों को लेकर चिंता व्यक्त की है। ये चर्चा में रहने का कारण है वैसे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है वो देखिए। यह अत्यंत संवेदनशील एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है। 5 किलो का एक प्रयुक्त पेलोड खदान में विस्फोट करने के लिए पर्याप्त है। इन्हें हेलीकॉप्टरों से या तोपखाने और मोर्टार के गोले का उपयोग करके बैलिस्टिक प्रसार की भांति गिराया जा सकता है। ये बिना विस्फोट किए धरातल पर गिरते हैं और धरातल के संपर्क में आने से विस्फोट करते हैं। इन माइंस का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये प्लास्टिक से बनी होती है और इन्हें मेटल डिटेक्टर से नहीं ढूंढा जा सकता है। एंटी पर्सनल माइंस पर कन्वेंशन। लैंड माइंस पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा एंटी पर्सनल माइंस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन रूस और यूक्रेन इसके हस्ताक्षर करता नहीं है। ये जो शब्द है वो ध्यान रखना आप, तो बटरफ्लाई माइन, ये जो इतना सारा बताया इसमें से एक लाइन क्वेश्चन में आ सकती है। लेंगिया वायरस। लेंगिया वायरस एक जूनोटिक रोग है, यानी कि यह जानवरों से होता है, जिसका मतलब है यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। लेंगिया जीनस हेनिपा वायरस का हिस्सा है, जिसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम का नकारात्मक अभिविन्यास के साथ है। लेंगिया वायरस जूनोटिक वायरस, इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन। नेक्स्ट टॉपिक, युवाओं के वैश्विक रोजगार रुझान। ये एक सर्वेक्षण है जो कि ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराया गया है। हम जानते हैं ILO के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। यह मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं सभी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने कार्यक्रम तैयार करने हेतु 187 देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। वर्ष 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये जो रिपोर्ट निकालता है इसमें से कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट है आपके सामने। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, सामाजिक संवाद रिपोर्ट, वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन निपम। इस मिशन का उद्देश्य 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा कक्षा 8 से 12 के छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार की भावना का विकास करना तथा कॉलेज विश्वविद्यालयों के छात्रों को उनके नवाचार की रक्षा के लिए प्रेरित करना है। क्रियान्वयन एजेंसी। यह कार्यक्रम बौद्धिक संपदा कार्यालय, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, IPR बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। IPR व्यक्तियों को उनके बौद्धिक रचना पर किए गए अधिकार हैं, जिसमें आविष्कार, साहित्यिक, कलात्मक कार्य और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम तथा चित्र शामिल होते हैं। यह आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित अवधि के लिए उसकी रचना के उपयोग पर एक विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। कॉपीराइट सभी ने सुना ही होगा। इंडस्ट्रियल असेट्स,
इसके अंदर आते हैं ट्रेडमार्क और ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। ट्रेड सीक्रेट, जैसे कि कोको कोला, मैगी, इन्होंने अपने सीक्रेट कहीं छुपा रखे हैं, किसी को नहीं पता, तो उसको कहते हैं ट्रेड सीक्रेट। आईपीएल की आवश्यकता क्यों है? नवाचार को प्रोत्साहित करना, आर्थिक समृद्धि, रचनाकारों के अधिकारों की सुरक्षा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण। ठीक है, तो ये कुछ लगभग 31 न्यूज़ जो है मैंने आपकी कवर कर दी है पिछले वीक की, और इसमें प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपके मेंस के लिए भी है। इसकी पीडीएफ आपको जो है लक्ष्य सीएससी चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको देख लेना अच्छे से। और पिछले वीक की भी मैंने पीडीएफ डाल दी है, जिसमें मैंने 25 से ज़्यादा टॉपिक को कवर कराया था, और इस बार मैंने लगभग 31 टॉपिक को कवर कराया है। तो 2 सप्ताह में 50 टॉपिक बहुत होते हैं। अगस्त माह में कितना करंट अफेयर्स बना होगा? इतना ही बना होगा, और कितना बना होगा, और ये बहुत कम पेजेस में होगा। मेरे तो अभी जो कंप्यूटर में है उसमें लगभग 10 पेज भी कंप्लीट नहीं हुए, और तो पीडीएफ बनाने के चक्कर में इसके बहुत सारे पेजेज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।